हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टोपोग्राफिकल मैप अर्थात स्थलाकृतिक मानचित्र पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा उसके द्वारा किए गए महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण पर भी चर्चा करेंगे। आइए स्थलाकृतिक मानचित्र के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र को अंग्रेजी में टोपोशीट या टोपोग्राफिकल शीट कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। टोपोज जिसका अर्थ है स्थल और ग्राफी जिसका अर्थ है वर्णन। अर्थात टोपोग्राफिकल शीट या टोपोशीट वो मानचित्र होते हैं जिन पर किसी भी स्थल की या क्षेत्र के स्थल की विस्तृत जानकारियाँ दी गई होती हैं। इन मानचित्रों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये मानचित्र बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, अर्थात इनका जो मापक होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण एक छोटे से क्षेत्र को मानचित्र पर विस्तार के साथ दर्शाया जा सकता है। चूँकि इन मानचित्रों को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, अतः भूदृश्य पर या धरातल पर दिखाई देने वाले सभी लक्षणों को, चाहे वो भौतिक लक्षण हो या फिर सांस्कृतिक लक्षण हो, उन सभी लक्षणों को इन मानचित्र पर विस्तार पूर्वक दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम भौतिक लक्षणों की बात करें तो भौतिक लक्षण में धरातल का उच्चावच सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। धरातल का उच्चावच, जिन्हें टोपोग्राफिकल शीट पर समोच्च रेखाओं द्वारा या फिर कंटूर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। समोच्च रेखाओं के द्वारा धरातल का सामान्य ढाल पता चलता है और साथ ही साथ भौतिक लक्षणों में उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र, जिसमें छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ या मुख्य नदियाँ आदि दर्शाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक लक्षणों में वनों को शामिल किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जा रहे हैं, वनों की किस प्रकार की कैटेगरी है, अर्थात किस वर्ग के वन वहाँ पाए जा रहे हैं, ये विस्तार पूर्वक उस पर स्थलाकृतिक मानचित्र पर दर्शाया जाता है। भौतिक लक्षणों के अतिरिक्त स्थलाकृतिक मानचित्र पर सांस्कृतिक लक्षणों को भी विस्तार पूर्वक दर्शाया जाता है। सांस्कृतिक लक्षणों में हम उन लक्षणों को शामिल करते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे आवास का प्रारूप, आवास का बसाव, आवास किस प्रकार का है, वह नगरीय है या ग्रामीण है। इसके अतिरिक्त परिवहन के विभिन्न साधन हैं, कौन कौन से साधन उस क्षेत्र में विद्यमान हैं। सड़कें हैं तो वो कच्ची हैं या पक्की हैं, बारहमासी हैं, मेटल हैं, अनमेटल हैं। इस तरह के सभी लक्षणों को विस्तार पूर्वक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में रेल मार्ग हैं या नहीं, रेल मार्ग हैं तो किस प्रकार के वहाँ पटरियाँ हैं, सिंगल गॉज हैं, डबल गॉज हैं, वो सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक दर्शाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सामुदायिक केंद्र, पार्क, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि सभी लक्षणों को कुछ चिन्हों की सहायता से, रूट चिन्हों के माध्यम से उनको दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक लक्षणों में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लैंड यूज या फिर भूमि उपयोग के प्रारूप को भी दर्शाया जाता है। तो ये सभी लक्षण बड़े विस्तार पूर्वक स्थलाकृतिक मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर या कारक है या विशेषता है इन स्थलाकृतिक मानचित्रों की, वो ये है कि इन सभी लक्षणों को, चाहे वो भौतिक लक्षण हो या फिर सांस्कृतिक लक्षण हो, इन सभी लक्षणों को कुछ चिन्हों के माध्यम से हम टोपोग्राफिकल शीट पर या टोपोशीट पर दर्शाते हैं। इन चिन्हों को हम रूट चिन्ह या कन्वेंशनल साइन कहते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र को यदि हम संक्षिप्त में परिभाषित करना चाहें तो उसे इस प्रकार से किया जा सकता है कि स्थलाकृतिक मानचित्र छोटे से क्षेत्र के बड़े मापक पर बनाए गए मानचित्र होते हैं, जिनमें उन क्षेत्र पर के सभी सांस्कृतिक व भौतिक लक्षणों को कुछ रूट चिन्हों की सहायता से या परंपरागत चिन्हों की सहायता से विस्तार पूर्वक दर्शाया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र को विस्तार पूर्वक या गहराई के साथ समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को, अर्थात इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है। इसीलिए तो चलिए चलते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों के मानचित्रण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। इस विभाग की स्थापना सन 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न शहरों में हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता आदि। भारतीय सर्वेक्षण के विभाग के द्वारा
5 प्रकार की सीरीज के मानचित्र बनाए जाते हैं जो स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेयर जनरल रहे विलियम लैम्पटन ने तथा उनके उत्तराधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट की देखरेख में या उनके अगुवाई में भारत में महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किया गया, जो आगे चल के इस टोपोग्राफिकल मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्रण का आधार बना या बेस बना। आइए इस महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये कार्य आगे बढ़ा और किन किन रुकावटों का सामना आया, उस पर एक नज़र डालते हैं। बात है सन 1802 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर विलियम लैम्पटन ने मद्रास के गवर्नर को इस बात पर राजी कर लिया कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करने के लिए संपूर्ण भारत के नक्शे तैयार करवाए जाएं, ताकि भारत की विस्तार का सही जानकारी मालूमात की जा सके। लेकिन भारत जैसे बड़े मुल्क के विस्तृत त्रिकोणमितीय सर्वे की बात करना उस वक्त किसी पागलपन से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें भूमि पर त्रिकोण से त्रिकोण जोड़ते हुए संपूर्ण भारत की भूमि को सर्वेक्षण के द्वारा कवर किया जाना था। लेकिन जुनूनी और उत्साही व्यक्ति ऐसे ही पागलपनपूर्ण कार्यों व असंभव कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं, और मेजर विलियम लैम्पटन भी इसी प्रकार के व्यक्तियों में से एक थे। इस असंभव कार्य को अंजाम देने के लिए 100 फीट लंबी भारी भरकम जंजीर का इंतजाम किया गया, जो कि कलकत्ता से मिली, और साथ ही साथ इसको लाने ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, जो कि सर्वेक्षण दल के साथ हमेशा इसको लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस सर्वेक्षण के लिए लंदन से विशेष रूप से त्रिकोण मापी यंत्र, जिसे थियोडोलाइट के नाम से जाना जाता है, वो मंगवाया गया, जिसका वजन आधा टन से भी अधिक था। इसका प्रयोग ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर किया जाता था, और वहां से धरातल पर बनाए गए त्रिकोण की बेसलाइन के आधार पर शेष 2 लाइनों की बारे में निष्कर्ष निकाले जाते थे। सर्वेक्षण की पहली बेसलाइन या आधार रेखा, जो कि 7.5 मील लंबी थी, उसे मापने में कुल 6 हफ्ते का वक्त लगा। 4 सालों की लंबी समय अवधि में त्रिकोण से त्रिकोण जोड़ते हुए मद्रास से मंगलोर तक प्रायद्वीपीय पठार के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया। तत्पश्चात मद्रास से कन्याकुमारी तक का सर्वेक्षण का कार्य संपूर्ण किया गया, उसे अंजाम दिया गया। इसके उपरांत कन्याकुमारी से हिमालय तक भारत के केंद्रीय मध्यांश से होते हुए सर्वेक्षण के कार्य की योजना बनाई गई, जैसा कि आपको मानचित्र पर दर्शाया गया है। सन 1817 में मेजर विलियम लैम्पटन को उनके विस्तृत व अनूठे कार्य के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। सन 1818 में लेफ्टिनेंट जॉर्ज एवरेस्ट मेजर विलियम लैम्पटन के सहायक के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में शामिल हो गए। सर्वेक्षण का कार्य चलता गया, और सर्वेक्षण का कार्य जब मध्य भारत तक पहुंचा, तब तक लैम्पटन की रिटायरमेंट का वक्त आ गया था, और सन 1823 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके उपरांत जॉर्ज एवरेस्ट ने शेष त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का जिम्मा संभाला। मध्य भारत के घने जंगलों, खराब मौसम, खराब खाने और मलेरिया जैसी कई बीमारियों के कारण सर्वेक्षण के दौरान बड़ी भारी मात्रा में लोगों की जान गई। सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश जानें शेर व अन्य जंगली जानवरों के हमले से भी गईं। इस दौरान जॉर्ज एवरेस्ट को भी पेचिश की बीमारी लग गई, लेकिन बावजूद इसके सर्वेक्षण का कार्य स्थगित नहीं किया गया और लगातार जारी रखा गया। कन्याकुमारी से देहरादून के बीच सर्वेक्षण कार्य करते हुए जब सर्वेक्षण दल दक्षिणी पठारी भाग को पार करके उत्तरी मैदान में पहुंचा, तो वहां देखा कि वहां पहाड़ियों का या ऊंचे कटकों का पूरी तरह से अभाव था, क्योंकि थियोडोलाइट नामक यंत्र का प्रयोग किसी पहाड़ी के ऊंचाई से ही किया जा सकता था। इसी कार्य को पूरा करने के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जगह जगह पर उत्तरी भारत में विभिन्न मीनारों का निर्माण करवाया, जो कि आपको स्क्रीन पर दर्शाई गई हैं। त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण दल द्वारा बनवाई गई इस प्रकार की मीनारें
कई स्थानों पर आज भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर कलकत्ता के रोड के किनारे मौजूद एक इसी प्रकार की मीनार का चित्र दर्शाया गया है। इस प्रकार 31 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सर्वेक्षण दल सन 1833 में मसूरी जा पहुंचा, जहां जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना आवास बनाया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। और पास ही देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का दफ्तर अर्थात हेडक्वार्टर बनाया गया, जो आज भी वहीं अपनी जगह पर मौजूद है। कन्याकुमारी से देहरादून के बीच की यह पैमाइश बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक ओर इसने भारत के मेरुदंड को नापा था, तो दूसरी ओर यही दूरी आगे चलकर पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान लगाने में सहायक बनी। सर्वेक्षण कार्य नेपाल व तिब्बत सीमा पर जाकर रुक गया, क्योंकि उस वक्त यदि कोई अनजान व्यक्ति इन क्षेत्रों में पाया जाता तो उनका सर कलम कर दिया जाता था। बावजूद इसके सर्वेक्षण दल ने आगे काम जारी रखने का प्लान बनाया और इस सर्वेक्षण कार्य को अंजाम देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई, जिसमें नैन सिंह, किशन सिंह सहित 15 से 20 भारतीय लोगों का एक दल तैयार किया गया विशेष मिशन के लिए। योजना के तहत इन्हें भेष बदलकर बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जीना सिखाया गया तथा साथ ही सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी दी गई और उपकरणों को चलाना सिखाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तपस्या में लीन बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी स्थान पर आने जाने से रोका नहीं जाता था। इसके लिए इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में चेन व फीते से दूरी नापना संभव नहीं था। अतः इन्हें पैर में रस्सी बांधकर चलने का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि प्रत्येक कदम के द्वारा एक निश्चित दूरी ही तय की जा सके। 1 मील में कुल 2000 कदम ही पड़े, इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही हाथ में 100 मोतियों वाली माला जपने के लिए दी गई, जिससे प्रत्येक 100 कदम पूरे होने पर भिक्षुक अपनी माला का एक मोती आगे सरका देता। इस प्रकार एक माला पूरी जपने पर कुल 10,000 कदम चल लिए जाते थे, जो कि धरातल की 5 मील की दूरी को दर्शाता था। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना चक्र दिए गए, जो कि अंदर से खाली हुआ करते थे, जिसमें वे विभिन्न स्थानों की मानचित्र संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके छुपाकर उसमें रखते थे। और यह कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता था, क्योंकि यदि किसी को इस बात की भनक लगती कि ये व्यक्ति या ये भिक्षुक वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो उनकी जान को हानि हो सकती थी। इसके साथ ही प्रत्येक दल को कंपास, थर्मामीटर व सेंसेक्स जैसे कुछ यंत्र भी दिए गए। थर्मामीटर से ये लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर वहाँ के जल को यानी पानी को गर्म करते और उसका तापमान नापते कि कितने डिग्री तापमान पर पानी उबलना शुरू होता है। इस जानकारी के आधार पर उस विशेष स्थान का ऑल्टीट्यूड अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई का अनुमान लगाया जाता। इस प्रकार विशेष प्रशिक्षण प्राप्त यह सर्वेक्षण दल छोटे छोटे टुकड़ियों में या दलों में भिन्न भिन्न स्थानों की ओर भेजा गया। तराई के घने जंगलों को पार करते हुए ये बौद्ध भिक्षुक अनजान और निर्जन तिब्बतीय पर्वतों में उनकी घाटियों में भ्रमण करने लगे। उन क्षेत्रों के मानचित्रण हेतु जो भी जानकारी उन्हें वहाँ से हासिल हुई, उन्हें वो एकत्रित करके अपने साथ सहेज कर रखने लगे। तिब्बती लोगों के बीच रहकर ये लोग गुप्त रूप से अपना कार्य करते रहे और सारी जानकारियाँ या विशेष रूप से मानचित्रण हेतु जो भी जानकारियाँ थी उनको एकत्रित करते रहे। ये सभी कार्य ये लोग बड़े गुप्त ढंग से करते थे। इस प्रकार विभिन्न सर्वेक्षण दलों के अधिकांश लोग कभी वापस ही नहीं लौटे, लेकिन जो वापस लौटे उनमें मुखिया नैन सिंह और किशन सिंह थे, जो कई वर्षों बाद वापस लौट कर आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को खो दिया था। बावजूद इसके वे अपने साथ उन अनभिज्ञ और अनजान स्थानों के महत्वपूर्ण जानकारियाँ
समेट कर लाए, जिससे तिब्बत व अन्य क्षेत्रों के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में आगे चलकर काफ़ी मदद मिली। इस त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के इतिहास में एक भारतीय गणितज्ञ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनका नाम था राधानाथ सिकदर, जो सन 1840 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कंप्यूटर के तौर पर शामिल हुए थे। इन्होंने सन 1852 में गणना के आधार पर पीक 15 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताया, जिसका नाम बाद में बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। इन्होंने इस चोटी की ऊंचाई 29,002 फीट बताई थी, जो कि वर्तमान में नापी गई ऊंचाई 29,037 फीट से काफ़ी करीब है। आज से लगभग 150 साल पहले कम संसाधनों के बावजूद इतनी सटीक गणना कर पाना किसी महान व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। यह त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण अपनी विस्तृतता व साहसपूर्ण कार्यों के लिए 19वीं सदी की विशिष्ट वैज्ञानिक उपलब्धियों में शामिल किया जा सकता है। यही कारण है कि इस सर्वे को या इस सर्वेक्षण को आगे चलकर द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के नाम से जाना गया। हालांकि यह सर्वेक्षण भारत में ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत व पुख्ता करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस सर्वेक्षण ने भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र व अन्य मानचित्र के कार्यों के लिए आधार प्रदान किया, बेस प्रदान किया। इस महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में इस्तेमाल की गई अनेकों चीज़ें या यंत्र आज भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित म्यूज़ियम में महफूज रखे गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष हजारों पर्यटन देखने आते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इस भारतीय सर्वेक्षण कार्य व मानचित्रों के निर्माण में हजारों कर्मठ व अपने कार्य के प्रति समर्पित लोगों की दशकों की कड़ी मेहनत शामिल है, और साथ ही इसमें हजारों लोगों का बलिदान भी शामिल है। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर अपनी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। टोपोग्राफिकल शीट्स के बारे में अधिक जानकारी हेतु इस वीडियो का अगला पार्ट या अगला भाग अवश्य देखें। धन्यवाद।